नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इन दिनों अपना कानपुर जीका वायरस के प्रकोप पे है, हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10 नवंबर को योगी आदित्यनाथ यहाँ एक बैठक भी करेंगे और माना जा रहा है कि वे किसी संक्रमित इलाके में भी जा सकते हैं और नगर निगम में जो कंट्रोल रूम बना है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। वैसे उनके और भी कार्यक्रम हैं, लेकिन इसे प्रमुखता दी जा रही है। क्या वास्तव में कानपुर ऐसी परिस्थितियों से के दौर से गुजर रहा है जिसके कारण कोरोना के बाद डेंगू और डेंगू के बाद अब जीका वायरस, और ये जीका वायरस कहते हैं बड़ा रेयर होता है, केरल में पाए गए, लेकिन अब कानपुर में आ गया। 23 अक्टूबर को एक एयरफोर्स का जवान जीका वायरस की चपेट में मिला और आज उसकी संख्या माने 24 घंटे पहले तक ऑफिशियली 89 हो गई है और अपने पड़ोसी जिले कन्नौज तक में भी दस्तक दे दी है। ये कितना बड़ा खतरा है, कैसे निपटेंगे, क्या कारण है, कानपुर में ही क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राज तिलक। डॉक्टर राज तिलक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज तिलक जी, आप भी पूरी तरीके से जागरूक होंगे कि किस तरीके से कानपुर जीका वायरस की चपेट में है। क्या कहना है आपका? मैं त्वरित अगर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है शहर के लिए कि हम अगर राष्ट्रीय नक्शे पे उभरे भी हैं तो बदनामी का एक बदनुमा धब्बा लेके किसी अच्छी चीज़ के लिए हमारा नाम होता, हमारी शोहरत होती, हमारी ख्याति होती, हमारी पहचान होती तो हमें फ़क्र महसूस होता। आज हमारी गर्दन लज्जा से नीचे झुक रही है। कारण ये जो लज्जा से झुक रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने कानपुर में आपने कानपुर को ही इतने कमज़ोर स्तर पे क्यों है? क्या आपको लगता है यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं जिससे कारण हम लज्जा के, पहले ज़रूर था टीवी के मामले में, गंदगी के मामले में हम लोग निश्चित रूप से आगे थे, लेकिन अब तो परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं। क्या एकमात्र जीका वायरस से हम ये मान लें कि हमारी जो कानपुर की स्थिति है बड़ी कमज़ोर, लज्जाजनक, शर्मनाक हो गई है? सर, ये अगर एक होता तो फिर शायद बचने का अवसर रहता, लेकिन वायु प्रदूषण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी संकेत उस तरफ करते हैं। तो शहर की बदहाली का हाल बयान करता है ये कि जगह जगह जो नगर है वो टूटा फूटा है, अस्त व्यस्त है, खंडहर हैं और जो नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए जल भराव है, क्योंकि जल भराव है इसलिए एडीज आर्गेप्टाई मच्छर है, और क्योंकि ये मच्छर है इसीलिए इसका प्रसार है। तो भले दिखाई देता हो जीका, जिसे हम पीक ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, लेकिन उसको अस्तित्व में लाकर और इतनी दूर तक प्रसारित करने के लिए जो व्यवस्था जिम्मेदार है वो इस शहर के नकारा लोगों की जो बनाई हुई तस्वीर है, जिसके अंदर वो कारण पैदा किए गए जिनके अंदर जीका खुद ब खुद पल्लवित और पुष्पित होने लगा है। लेकिन अगर जो हमारे पास आंकड़े उसके अनुसार 6 किलोमीटर का एरिया है जहां पर इसने दस्तक दी है, और उसमें अगर इलाके भी देखे जाएं तो पोखरपुर है, हरजिंदर नगर है, उसके आसपास का इलाका है। आज तो कुछ खबरें श्याम नगर से भी आई हैं जहां पर भी हमारे आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बाकायदे जांच पड़ताल की। तो ये जो 6 किलोमीटर का जो एरिया है वहीं पर ये दस्तक, क्या वहाँ की ही परिस्थितियाँ और अन्य शहर की परिस्थितियों से भिन्न है?
सर ये 6 किलोमीटर है नहीं, 6 किलोमीटर अब तक पहचानी जा चुकी है। और इन दो बातों में भेद करना होगा। जब शुरू हुआ था तो वो केवल 400-500 मीटर रहा होगा और 3 किलोमीटर के दायरे में खोज शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते अब वो ढेर सारे मोहल्लों में पहुंच गई है, जिनकी तारीफ में आप ये कसीदे पढ़ रहे हैं सर। और कन्नौज का भी जिक्र जब आपने कर दिया तो वो निश्चित रूप से 6 किलोमीटर के दायरे से बहुत बाहर है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कहा यह जाता है, जैसा कि अभी हमारे साथ एक माइक्रोबायोलॉजी के भी थे, वो कह रहे थे कि मीडिया बहुत ज़्यादा इसको खतरा 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 दिखा देती है। ऐसा कुछ है नहीं, ये डेंगू की तरीके से है। और सच बात तो उन्होंने ये तक कहा कि ये जो है एक सामान्य रूप से अगर आप उपचार करें, घर में आइसोलेट हो जाएं, तो 8-10 दिन बाद बिल्कुल ये समाप्त भी हो जाता है। तो फिर इतना ज़्यादा पैनिक होने की क्या ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा करेंगे, अधिकारी भी दौड़ भाग में लगे, कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। तो इससे तो एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। रमेश जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह रहे थे और जो सरकारी अमले की बॉडी लैंग्वेज कह रही है, जो प्रशासनिक तैयारी कह रही है, उन दोनों में कहीं कोई एकात्मकता नहीं है, भेद दिखाई दे रहा है। अगर वो इसे इतनी बड़ी चुनौती न मानते तो इतने लावा लश्कर के साथ में इतनी व्यवस्थाएं क्यों की जाती, मुख्यमंत्री का आगमन क्यों होता। तो मुझे तो लगता है ये समस्या गंभीर है, लेकिन मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात को पूरी तरह से खारिज भी नहीं करता, क्योंकि ये ही वायरस जब किसी वयस्क को होता है तो जो बीमारी होती है वो सामान्य वायरल बुखार की तरह है। यानी उसमें आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में हल्के हल्के चकत्ते आ सकते हैं, जैसे बहुत सी वायरल बीमारियों में आते हैं। खसरे में आते हैं, चेचक में आते हैं, स्मॉल पॉक्स में आते हैं, रूबेला में आते हैं, बहुत सी बीमारियां जिनमें शरीर में चकत्ते आते हैं। ये मोटा मोटा प्रेजेंटेशन है और 10 में से 8-9 मामले तो ऐसे होंगे कि लोग जान भी नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन मुद्दा कहीं और है और उसको भी समझना जरूरी है। और उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आया हूं, इसलिए कि वो जो समस्या का बड़ा क्षेत्र है वो नवजात से संबंधित है, जो मेरा क्षेत्र है। वो बस वहीं पर मैं आपसे बात करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उस दिन भी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह रहे थे, गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका बच्चा विकृत हो जाता है, सिर छोटा हो जाता है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है कल की, उस रिपोर्ट में ये है कि 89 लोग जब संक्रमित हुए, उसमें 18 बच्चे हैं और उन 18 बच्चों में 13 साल की लड़की भी है और 4 साल के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। आप निश्चित रूप से बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जरा इस सिनेरियो पर बताइए ये क्या है। देखिए, जब बच्चों को पैदा होने के बाद ये संक्रमण होता है तो लगभग वैसे ही होता है जैसे वयस्क की तस्वीर मैंने आपसे अभी बयान की है। तो उनमें भी कोई बड़ा लक्षण नहीं आता, वो भी सामान्य वायरल बुखार की तरह गुजर जाते हैं। समस्या का क्षेत्र कहाँ है? जब कभी ये संक्रमण किसी गर्भवती महिला को होता है तो उसके गर्भ में पोषित हो रहे बच्चे के अंदर अनेक शारीरिक विकार पैदा हो जाते हैं। उसकी खोपड़ी और दिमाग अविकसित रह जाता है, सर की हड्डियां सिकुड़ जाती हैं, आंखों में समस्या हो जाती है, सुनने में समस्या हो जाती है, चेहरे का रूप रंग बदल जाता है और अनेक विकृतियां उसके रीढ़ तंत्र में पैदा हो जाती हैं। ऐसा बच्चा जो है वो भविष्य में सिर्फ ढोने की वस्तु बनेगा। उसे आप हाथ में गोदी में लेके ही तब तक रोएंगे जब तक वो जीवित रहेगा।
तो हम सोचें कि हम कितने परिवारों को रोने के लिए बाध्य कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं कि इस देश की, इस प्रदेश की, क्योंकि अगर यूं ही बढ़ता रहा, हमने इसको रोका नहीं, तो वो फिर प्रदेश में भी फैलेगा। अभी तो प्रदेश के 2 जिलों का हवाला आपने दिया है। इन सारे प्रदेश में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो मानसिक विकृतियों से ग्रस्त हो जाएं और हमारी नस्लें खराब हो जाएं। आगे कोई बच्चा पैदा करने से डरने लगे और हम बच्चों के नाम पे मांस के लोथड़े हाथ में लेके घूमते रहें, डॉक्टरों के दरवाजे पे, चौखट पे जांचें कराते हुए और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए, और ये आपदा परिवारों पे इतनी भारी पड़े कि उन परिवारों का सारा विकास जो है, उनके और जो बच्चे ठीक ठाक हैं, उनका जो भविष्य जो भी है, वो सारा काल कलवित हो जाए। तो इसके दूरगामी परिणाम, नवजात शिशु जो गर्भ में संक्रमित हो चुका है, उसके होने वाले नतीजे भयावह हैं। इसलिए जीका हमारे लिए महत्वपूर्ण है और नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपने ब्रेन पर अटैक की बात की है, ये 2 साल तक के बच्चों पर होता है। ठीक है, उसने जन्म ले लिया, लेकिन अगर उसकी उम्र 2 साल तक है तो उस बच्चे पर भी ये अटैक कर जाएगा। देखिए, करने को तो ये किसी पे भी कर सकता है। ब्रेन पे अटैक या स्नायु तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पे आक्रमण ये वयस्कों में भी कर सकता है, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है बहुत कम होती है, अति न्यून। अब ऐसे तो आपके गोरखपुर और उसके आसपास के तमाम जिलों में, कर्नाटका में भी एन्केफेलाइटिस चलती रहती है। वहां भी वायरस है जो क्यूलेक्स मच्छर से ट्रांसमिट होता है। जैपनीज एन्केफेलाइटिस है जो ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो ना नहीं है, लेकिन न्यून है, और इतना न्यून है कि उसके संज्ञान लेने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। जहां 10,000, 20,000, 50,000 में एक बच्चा प्रभावित होगा, शायद इससे भी ज्यादा में, हम उसके बारे में चिंतन न करें। हम उनके बारे में चिंतन करें कि गर्भ में अगर 100 लोगों को हुआ है तो उसमें लगभग 99 इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये छोटी सी चीज को एक बड़ी सी संकट के सामने हम रख के उसे छोटा नहीं कर सकते। संकट की जो सीमा है उसको हमें उन्हीं अर्थों में समझना होगा। तो क्या ये माने कि जीका वायरस का जो सबसे बड़ा खतरा, या यूँ कहें खतरा, वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं पर होता है, क्योंकि उनकी जो आने वाली संतानें हैं वो विकृत हो जाती हैं, यही खतरा है, बाकी सब सामान्य रहता है। इसे कहते हैं कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम। अब मुद्दा सर यहां से थोड़ा सा टर्न लेता है। हमको आगे सोचना होगा कि वो गर्भवती महिला संक्रमित कैसे होती है। वो गर्भवती महिला संक्रमित होगी जीका वायरस से। जीका वायरस कहां से आएगा? जीका वायरस आएगा एडीज आर्गेप्टाई मच्छर से। वो मच्छर कहां से लेके आएगा उस वायरस को? जीका के किसी दूसरे मरीज से। तो जीका का दूसरा मरीज जरूरी है, एडीज आर्गेप्टाई मच्छर जरूरी है, और अगर ये 2 चीजें जरूरी हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस गर्भवती महिला को बचाना। और ये इसलिए भी बड़ा संकट है कि 10 में से 8-9 लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो जिस वायरस के द्वारा संक्रमित हैं और इसे वायरल फीवर मान रहे हैं, उनका चिकित्सक भी जिसे वायरल फीवर मान रहा है, वो जीका वायरस द्वारा संक्रमण किया हुआ है। तो वो ऐसा टाइम बम है या जहर की पुड़िया है जो घर में हम लेके तो आए हैं, लेकिन उसका शिकार हमारी नस्लें, हमारी औलादें, हमारी पुश्तें होने वाली हैं। ठीक बात है। इसलिए अगर उस गर्भवती महिला को बचाना है तो एडीज आर्गेप्टाई मच्छर खत्म करने होंगे,
उसके लिए वो सोर्सेस खत्म करने होंगे, वो व्यक्ति माहौल से खत्म करने होंगे जो उसको हार्बर कर रहे हैं, अपने अंदर पोषण दे रहे हैं, पनपा रहे हैं। ठीक। और यहां एक बात और महत्वपूर्ण बताने वाली है जी। कि जब जीका वायरस के लक्षण व्यक्ति में समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी कई महीनों तक ये वायरस उसके बॉडी सीक्रीशंस में मौजूद रहता है। यहां तक अनुशंसा की जाती है कि यदि आप कभी जीका संक्रमित क्षेत्र में जाएं, जैसे आजकल मान लीजिए आपको जाना पड़े लाल बंगले की तरफ या मुझे जाना पड़े, तो ऐसे लोग अगले 3 महीने तक प्रजनन न करें, क्योंकि ये वहां जाने के बाद में आपके अंदर आया या नहीं आया आप निश्चित नहीं कर सकते। और यदि आपके अंदर आया है तो जरूरी नहीं कि जब आपको लक्षण आए ही, और तब भी ये आपके शरीर में कई महीने तक रहेगा। और पुरुषों के वीर्य के जरिए से ये महिला तक पहुंच सकता है, और जिस बच्चे का वो गर्भ धारण करेगी हो सकता है उसके संरचना का पहले दिन ही जीका उसके साथ मौजूद हो। इसलिए ऐसे यहां तक रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर महिला जाती है तो 2 महीने तक, और अगर पुरुष किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है और उसका एक्सपोजर होता है तो 3 महीने तक कंट्रासेप्टिव का प्रयोग करें, आगामी प्रेगनेंसी को जहां तक हो सके रोक दें। ये आपने बड़ी गंभीर बात बताई कि 3 महीने तक पुरुष और 2 महीने तक महिला। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 55 जो हैं पुरुष संक्रमित हुए और उसके साथ में 33 महिलाएं संक्रमित हुई हैं। युवाओं की अगर देखा जाए तो 21 वर्ष तक के जो युवा हैं उनमें 23 हैं और 11 तो इंडियन एयरफोर्स के ही जवान हैं। ये आंकड़ा क्या संकेत दे रहा है? सर ये कोई संकेत नहीं देता, ये सिर्फ इतना संकेत देता है कि हमने जिनमें ढूंढा उसमें इतने लोग मिल गए हैं। ये इतना छोटा आंकड़ा है कि इसके बारे में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या एज एनालिसिस कर देना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब तक हम एक बड़ी आबादी को सामूल चेक न करें तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि महिलाओं में जैसा आंकड़े दिखा रहे हैं कि कम होता है या बच्चों में उससे भी कम होता है, बल्कि जो पुराना इतिहास मलेरिया का है वो तो ये कहता है कि मच्छर कभी भी किसी को नहीं काटते। कौन काटते हैं? मच्छरिया, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, वो चाहे क्यूलेक्स प्रजाति की हो, चाहे वो एनाफिलीज प्रजाति की हो या वो एडीज प्रजाति की हो। और ये काटती क्यों है? ये काटती इसलिए है कि जब उसे अंडे देना होता है तो उसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उस प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही वो मनुष्य का रक्त पीती है। बाकी ये जितने भी मच्छर हैं ये फलों और सब्जियों का जूस पीते हैं और उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। दूसरी बात, जी, ये मच्छर जो महिला मादा मच्छर है जो काटती है, ये बच्चों को और महिलाओं को पुरुष से ज्यादा काटती है। इसके भी आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो उसको अपना डंक घुसाना होता है खाल में, तो बच्चों की खाल मुलायम होती है, महिलाओं की खाल अपेक्षाकृत मुलायम होती है, पुरुषों की खाल में घुसा पाना मुश्किल होता है। इसलिए मच्छर तो नहीं, ये जो फीमेल मॉस्क्यूटो हैं ये बच्चों और महिलाओं को ज्यादा काटते हैं। तो ये तो आंकड़ा पुराना स्थापित है मलेरिया के बारे में। अब एडीज कुछ अलग ढंग से बिहेव करती हो ऐसा ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर यदि हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा आंकड़े और अलग अलग जगह के आंकड़े होने चाहिए, तभी हम ऐसी टिप्पणी कर पाएंगे कि इससे अन्यथा कुछ अनुभव हो रहा है। लेकिन एडीज ये पनपते कैसे हैं?
जो आपने बार बार कहा कि ये फैलते हैं, ये इनका जन्म, इनका उद्भव, मैं तो यूँ कहूँगा, ये कैसे आते हैं एडीज? देखिए, एडीज मच्छर साल भर रहते हैं, साल भर रहते हैं, और फ्रेश वाटर मॉस्किटो है, यानी साफ पानी में रहता है। ये छोटे साइज का होता है, एडीज आर्गेप्टाई की बात कर रहा हूं, वैसे तो उसकी कई प्रजातियां हैं। तो एडीज आर्गेप्टाई जो हमारे यहाँ सबसे सामान्य तौर पे मिलता है, ये छोटे साइज का होता है और इसमें चीते की तरह धारियां होती हैं, सिल्वरी स्केल्स होते हैं इसकी सतह पे, और इसके पैर में काली और सफेद पट्टियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये जो मच्छर है ये साफ पानी में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सड़ता हुआ नाली का गंदा पानी यहां वहां बहता रहता है, उनमें ये मच्छर नहीं पैदा होता, ये सफाई पसंद है। तो ये सफाई पसंद मच्छर बारिश के फ्रेश पानी में, जो जहां इकट्ठा होता है, टायरों में हो, घड़ों के टुकड़ों में हो, गमलों के नीचे हो, है ना, उनके नीचे लोग तस्तरी लगा देते हैं, या आपके कूलर में हो, या एसी की ट्रे में हो, या जहां कहीं भी आप साफ पानी को एकत्र होने का अवसर देंगे, उसमें अपने अंडे दे सकता है। ये जो मच्छर है धीरे धीरे अंडे से फिर वयस्क मच्छर बन जाते हैं। वयस्क मच्छर का जीवन काल करीब 1 महीने के आसपास होता है, 4 से लेके 5 हफ्ते तक। और एक बार ये ऐसा, जैसे खून पीने गई मतलब गया नहीं, गई, तो खून पीने के लिए एडीज आर्गेप्टाई मच्छर गई और उसने किसी का खून पिया, ऐसे व्यक्ति का पिया जिसे डेंगू या चिकनगुनिया या ये आपका जीका वायरस का संक्रमण है, और उसके शरीर में वायरस प्रसार में है, वायरीमिया कहते हैं उसको। तो वो खून पी के आई तो ये वायरस उसके शरीर में पहुंच जाएगा। फिर वहां कम से कम ये 10 से 12 दिन लेता है विकसित होने में और उसके शरीर में फैलने में। फिर उसकी सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है, जहां उसका सलाइवा बनता है, वहां रहता है। अब जब दोबारा यही मच्छर किसी भी व्यक्ति को काटेगा अपने पूरे जीवन काल में, जो लगभग 5 हफ्ते तक होगा, तो काटते समय मच्छर एक खास प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग ये है कि आपका शरीर में कहीं से खून बह रहा हो तो शरीर अपने आप वहां थक्का बना के उसे रोक देता है बहने से। लेकिन मच्छर को लगातार खून पीना है, तो इसलिए वो चाहता है कि वो थक्का न बनना पाए। इसको रोकने के लिए वो अपने सलाइवा को, अपनी लार को वहां इंजेक्ट कर देता है, जिससे खून जमने ना पाए और उसे पीने में आसानी हो। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में ये वायरसेस हैं, इसलिए ये वायरस भी उस व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। माने ये माना जाए कि साफ पानी जरा भी एकत्र न होने दिया जाए। जी जो जी, बुनियादी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी यही एक बात ये भी है कि ये कहा जाता है ये डेंगू की तरीके का होता है, डेंगू की तरीके का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंगू और जीका वायरस के 2 पीड़ित हैं, उनमें बुनियादी आपको क्या फ़र्क दिखाई देगा? हम कैसे समझ लेंगे कि हमारे जीका वायरस है या डेंगू है? देखिए, दोनों भाई भाई हैं ये। हाँ, आपस में फ्लेवी वायरस एक परिवार है जो जिसके ये दोनों ही सदस्य हैं। येलो फीवर भी इसी श्रेणी में आता है, और कई वेस्ट नील वायरस है वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये कई वायरसेस हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत कम भेद है दोनों के अंदर। लेकिन जीका जो है, जब वो मनुष्य के शरीर में जाता है, तो मैंने बताया कि सामान्य वायरस जैसे प्रेजेंटेशन आते हैं, और प्राइमरीली ये नर्वस सिस्टम के प्रति आग्रही होता है। तो हमला जो है माइलाइटिस की तरह करेगा, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो वाइट मैटर है ना, उस पे हमला करेगा, तंत्रिका तंत्र पे, स्नायु तंत्र पे। या हमें जीबी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें प्रोग्रेसिव लकवा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ऐसा लकवा हो जाएगा, वो भी स्नायु तंत्र का रोग है।
या बच्चे में गर्भ में हमला कर रहा है तो वहां भी उसके स्नायु तंत्र को, ब्रेन को बिगाड़े डाल रहा है, नर्वस सिस्टम पे हमला कर रहा है। तो जीका बिल्कुल अलग तरह की समस्या है, डेंगू बिल्कुल अलग तरह प्रेजेंट करता है, हालांकि दोनों का वाहक भी वही है, एडीज आर्गेप्टाई मच्छर। एक बात यहां और संयोग की है जो मैं आपको बता दूं, और वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे पिछली दफे आपने कहा था कि जिन लोगों को डेंगू हो चुका होता है और उनके डेंगू की एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, पहले संक्रमण हुआ हो तो एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, अगर मौजूद हो तो वो एंटीबॉडीज जीका के संक्रमण को और तीव्र कर देती हैं। तो डेंगू का संक्रमण यदि पहले हो चुका हो तो जीका के लिए समझिए खतरा और उससे जो कष्ट होने वाला है वो कहीं ज्यादा होगा। ये इन विट्रो यानी प्रयोगशाला आधारित परिस्थितियों में देखा गया है। जी, अच्छा, जो आपने एक बात की कि ये हमारे स्नायु तंत्र को इफेक्ट करता है, लकवा हो जाता है, तो ये जो बुनियादी आपने फ़र्क बताया, तो जब स्नायु तंत्र को ये इफेक्ट करेगा तो क्या लक्षण होंगे, जरा ये भी बता दीजिए। सर, तंत्रिका तंत्र को जब अफेक्ट करता है जी, तो आपको हाथ सुन्न हो जाएगा, हाथ में हाथ का शरीर के किसी भी हिस्से में सुन्न होना, झंझनाहट या मांसपेशी का काम न कर पाना कि हाथ नहीं उठ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है किसी चीज में, इस किस्म के लक्षण होंगे। क्योंकि हमारा नियंत्रण तो दो तरह का है हमारे शरीर में, एक रासायनिक नियंत्रण है हमारे सारे क्रियाकलापों का, और वो रासायनिक नियंत्रण जो है वो ज्यादा पुराना है, हार्मोन तंत्र के जरिए से होता है। कुछ ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उनसे निकलने वाले रसायन शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और चीजों को नियंत्रित करते हैं। जो ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप नियंत्रण है हमारे शरीर का, जो बाद में विकास के क्रम में बाद में आया है, वो तंत्रिका तंत्र द्वारा या स्नायु तंत्र द्वारा नियंत्रण है। तो हम किसी भी चीज पे अपना नियंत्रण खो सकते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए? जैसे कि आज एक रिपोर्ट आ रही थी, एक बच्चे को केवल भर्ती किया गया, या कुछ लोगों को इंडियन एयरफोर्स के अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन सामान्यतः ये कहा जा रहा है कि आप घर में आइसोलेट रहिए और सामान्य की दवा खाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को गंभीर कहा जाता है और उसे तुरंत जो है भर्ती हो जाना? सर, जो मैंने आपसे कहा, स्नायु तंत्र पे हमला अगर किसी के हो, माइलाइटिस हो जाए, जीबी सिंड्रोम हो जाए, या व्यक्ति स्वयं ऐसा हो जिसमें लड़ने की सामर्थ्य ना हो, बहुत वृद्ध हो, बहुत छोटा हो, प्रीमेच्योर बच्चा हो, बहुत कम वजन का बच्चा हो, या उसको ऐसी दवाइयां चल रही हो जो प्रतिरोध अल्पता पैदा करती हैं, जैसे कैंसर रोधी दवाइयां हैं, या रेडिएशन है, या ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इस किस्म की दवाइयां चल रही हों जिसमें उसकी, या पैदाइशी तौर पे ऐसे बच्चे पैदा हो गए हों जिनमें प्रतिरोध अल्पता है, या बाद में उन्होंने एक्वायर कर लिया हो जिसे आप एड्स कहते हैं, या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके अंदर आपको लगे कि स्थिति घर में मैनेज नहीं हो पाएगी। मतलब कुछ इसके अंदर ऐसी भी आती हैं जो मरीज की स्थिति से ज्यादा उसकी देखभाल की परिस्थितियों से ताल्लुक रखते हैं। कहने का मतलब, माँ बाप अशिक्षित हैं या बच्चा अनाथ है, सड़क पे पड़ा रहता है, अब हमको मिल गया तो हम इसको किसके हवाले कर दें? ये बेहतर होगा कि इस बच्चे को हम अस्पताल में रखें और स्वयं अपनी निगरानी में, देखभाल में इलाज करें इसका। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जीका के मामले में ये बहुत कम होंगी। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि 10 में से 9 लोग तो जान ही नहीं पाएंगे कि उन्हें हो गया, जो एक आध होगा उसे भी मामूली बीमारी ही संभावित है। ठीक बात है। अच्छा, इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए
क्योंकि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं, निगरानी कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, आ भी रहे हैं, और ये भी हो रहा है कि उर्सला अस्पताल में डेंगू के बेड्स को जो है उसमें जीका वायरस में बदल दिया गया है, और हाईलैंड में भी अलर्ट हो गया है, आसपास के ज़िलों में भी अलर्ट हो गया है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आप मुझे बताइए कि सरकार की क्या भूमिका होती है और क्या और होनी चाहिए। देखिए, पब्लिक हेल्थ के लिए सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, यानी जन स्वास्थ्य। तो ये समस्या ऐसी है जो जन स्वास्थ्य से जुड़ी है, तो इसके लिए, इसकी रोकथाम और बचाव के लिए जो कुछ भी करना है, मैंने अभी गिनाया आपको, ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में जीका वायरस मौजूद है या अगले 3-4 महीने तक बना रहेगा, उनको आगाह करना, उनको मच्छरदानियों में रखना कि मच्छर दोबारा ना काट सके, एडीज आर्गेप्टाई मच्छर का उन्मूलन करना उस कम्युनिटी से, ये देखना कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये काट न ले, तो उन्हें भी इस प्रकार के मच्छरदानी या किसी निरोधक तंत्र में रखना, और मच्छर बनाने के दूसरे उपाय करना। उन क्षेत्रों में फ्रेश वाटर कलेक्शन ना होने पाए, मच्छर ग्रो ना करने पाए, अगर कलेक्शन हो भी गया है तो उसके अंडे लार्वा प्यूपा की स्टेजेस से होते हुए उड़ने वाले एडीज तक ना बदल जाएं। ये बीमारी अपने क्षेत्र विशेष में रहे, दूर तक प्रसारित ना होनी पाए, क्योंकि एडीज आर्गेप्टाई मच्छर जो है वो मुश्किल से 200 से 300 मीटर की उड़ान भर पाता है। जो एडीज की दूसरी प्रजातियां हैं वो उससे कुछ ज्यादा उड़ान भर सकती हैं, कुछ उसमें 1 किलोमीटर, कुछ 2-3 किलोमीटर तक की भी उड़ान भर सकती हैं। लेकिन भारत में अधिकांश प्रजाति एडीज आर्गेप्टाई है, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आज या एक जगह से ये 3 किलोमीटर उड़ के पहुंच गया, अब यहां जो शिकार बना, अगला शिकार उससे 3 किलोमीटर हो सकता है, और यूं ये आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे फिर मच्छर के प्रसार से तो यूं जाएगा, लेकिन वो मनुष्य तो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। कानपुर का आदमी लाल बंगले से यदि चला जाएगा शिवराजपुर के जो वहाँ का मेला है उससे सामान खरीदने के लिए, और उसे वहाँ का एडीज मच्छर काट लेता है, तो उसने तो 15, 16, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब उस क्षेत्र में फैलना शुरू हो जाएगा उस मच्छर के साथ में। इसलिए मनुष्यों का प्रसार इसको दूर तक ले जाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि वो एयरफोर्स का आदमी भी कहीं हवाई जहाज से कहिए केरल से आया हो। जी जी जी, नहीं, आपने एक बात कही कि मान लीजिए कोई मनुष्य है और यहाँ से वो शिवराजपुर गया और वहाँ पर अगर मच्छर ने काट लिया, जी तो जी, वो जो मच्छर काटेगा तो वो जो अपने घर लौटेगा तो वहाँ पर इसको फैला देगा। आप ये कहना चाहते हैं क्या? देखिए, जब शिवराजपुर में एडीज मच्छर है, हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ जीका वायरस नहीं है। अब ये आदमी जिसके शरीर में जीका का इन्फेक्शन मौजूद है, जब वो वहाँ गया, उसको वहाँ एडीज ने काटा, तो ये एडीज मच्छर जो है अब ये जीका से लोडेड हो गया। अब मैंने कहा 10 से 12 दिन के अंदर ये जीका इसके शरीर में विकसित होगा, और इसके बाद में जब जब अपने पूरे जीवन काल में जिसे भी ये काटेगा उसे ये जीका फैलाएगा। तो क्या ये भी जरूरी है कि जिन लोगों को जीका वायरस हो जाता है उन्हें इतने समय के लिए, या वो कौन सी अवधि है जिसके अंतर्गत उन्हें दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, अपने में ही कंपाइन कर लेना चाहिए? सर, दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो जा सकते हैं, उसमें गतिरोध नहीं है, लेकिन मच्छर उन्हें काटने न पाए ये सुनिश्चित करना होगा पूरी तरह। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? मैं बता रहा हूं कैसे सुनिश्चित करें। हाँ। क्योंकि वो सबके लिए उपयोग की बात है, मच्छर न काटे। यही तो हम भी चाह रहे हैं कि कैसे। सर, ऐसे कपड़े पहने जो हल्के रंगों के हों, हल्के रंगों के। फिर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी हाथ आस्तीन बंद हो, पैर में नीचे तक सब पजामा पैंट हो, कोई हिस्सा जहां तक हो सके खुला ना हो। एक
नंबर दूसरा, जो मच्छर को विकर्षित करने वाली क्रीम है, दूर भगाने वाली, ठीक, वो हम अपने कपड़ों पे, अपनी टोपी पे, अपने मोजे पे, जूते पे लगाएं, जिससे खाल पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उसकी महक का एक क्लाउड, एक बादल हमारे साथ साथ चले। और क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ 6 से 8 घंटे रहता है, इसलिए हर 6 से 8 घंटे में हम दोबारा उसको लगा लें। जहां हम सोएं, मच्छरदानी में सोएं, या ऐसे घर में सोएं जहां तार की जाली लगी हो, वायर मैश। फिर जो मॉस्किटो रिपेलेंट एरोसॉल्स हैं, जैसे गुड नाइट है, हिट है और है, इनका प्रयोग करके जो भी मच्छर उस एरिया के अंदर हैं उन्हें मार दें। अगर हम ये करते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो आप भेजेंगे, और वहां कौन जीका का चला आएगा और उसे कौन मच्छर काटेगा और इन्फेक्ट हो जाएगा और फैलाने लगेगा, हमें नहीं मालूम है। तो हम अगर मच्छर को कंट्रोल कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम जीका का प्रसार भी कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए अपने को तो मच्छर से बचाना ही होगा। फिर ये मच्छर प्रायः दिन के समय काटता है। एडीज मच्छर या तो सुबह काटता है, भोर, मतलब सुबह सूरज निकलने के थोड़े समय तक, और या फिर शाम के समय काटता है, जब दोपहर में धूप तेज होती है तब नहीं काटता। तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं मच्छरदानी लगाइए? सर, मच्छरदानी में तो आदमी जब सोता है तभी लगाता है। देखिए, सब आदमी भले होते हैं, हाँ। लेकिन अब कोई दरवाजे से घुस के नहीं, खिड़की से घुसना चाहे तो आप क्या कर लेंगे उसके लिए? तो ऐसे ही मच्छरों के भी मूड हो सकते हैं। वो सामान्य तौर पे एक तरीके से आचरण करते हैं, हाँ, लेकिन उनमें से कुछ उससे हटके आचरण करने लगे तो वो भी एक संभावना तो रहती है। तो दिन में भी हम चाहते हैं कि आप बचें, और रात में यही तो सीजन है था बारिश वाला, जब हमारे जो मच्छर हैं, एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज जो मलेरिया पैदा करता है, वो भी अपने अतिरेक पे होता है, अपनी चढ़ान पे होता है। और उस मच्छर की खास बात यह है कि वो डस्क से डॉन के बीच में, यानी सूरज छिपने से सूरज उगने के पहले काटता है। वो रात निशाचारी मच्छर है, रात में काटने वाला। तो अगर मलेरिया बचाना है तो रात में मच्छरदानी लगाइए, और अगर एडीज बचाना है तो दिन के समय वो प्रयोग करें जिससे मच्छर आपको ना काटे। और ये भी होता है कि जो अगर एडीज मच्छर है और उसमें जीका वायरस का अंश है या संक्रमित है वो, तो उसकी आप लोग लैब में जांच करते हैं मच्छर की, और जब मच्छर में ये देखा जाता है कि इसमें जीका वायरस है कि नहीं है, ऐसा भी है? सर, ये एपिडेमियोलॉजिकल कड़ियों को मिलाने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा। कि जो कुछ हमारे अनुमान या हमारे प्रिपोजिशंस हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो ये अब जैसे एविडेंस कचहरी में प्रस्तुत की जाती है, कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है कि इस व्यक्ति में जीका वायरस मिला, इस मच्छर में जीका वायरस मिला, ठीक है, तो फिर हमने ये स्थापित कर पाए और ये मच्छर इस एरिया में ही मिला। तो यूं हो गया कि ये साहब आदमी मरा हुआ मिला, ये कातिल मिला, और ये हमें कत्ल का हथियार भी मिला। तो ये सीक्वेंस जो एविडेंस की है, इसे जोड़ने के लिए एविडेंशियरी वैल्यू है इसकी। इसके माने सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को है, और उस पर विशेष ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सर, ये भी देखना पड़ता है कि कई बार मच्छरों में हो सकता है एक ही मच्छर में डेंगू और जीका दोनों वायरसेस एक साथ मौजूद हों, तो उससे और क्या जटिलताएं हो सकती हैं। फिर हमें यह भी अनुसंधान करना होता है, विज्ञान। देखिए, एलोपैथी की अच्छी बात यही है कि हम कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाते, कि हम कैसे इन मच्छरों को इतना इम्यून बना दें कि इनमें भी कभी जीका का संक्रमण ना होने पाए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे भी मच्छर होते हैं जिनमें डेंगू और जीका वायरस दोनों हो, अगर वो मच्छर काट ले तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल साफ हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि वो लोग तो फिर अस्पताल ही सीधे पहुंच जाएंगे। संभावना है। चलिए, अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय पर 1-2-3 टिप्स दे दीजिए हमारी जनता को। हालांकि आपने बहुत अच्छे ढंग से सब बता दिया है कि साफ पानी,
हम ना एकत्र होने दें, हम किस तरीके से अपने कपड़े पहने, किस तरीके से करें और हम अपने को मच्छर से बचा के रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि 2-3 टिप्स दे दीजिए। सर, जितनी बातें मैंने कही और आपने दोहरा दी, इसके सिवा ये जरूर आगाह करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र विशेष में जीका निकल रहा है वहां जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अल्ट्रासाउंड से अपने गर्भ की जांच कराएं और बार बार कराती रहें। और यदि उनको ऐसा पता लगता है कि बच्चा विकसित नहीं हो रहा, अल्प विकसित है या उसके अंदर कोई विकार आ रहा है, तो उस बच्चे को फिर पूरी गर्भावस्था तक शायद वो न जा पाए, उन्हें बीच में एबॉर्ट कराना पड़े। ठीक बात। दूसरी बात, जो पुरुष उस क्षेत्र में रह रहे हैं और जो महिलाएं उस क्षेत्र में रह रही हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यदि वो अपना पारिवारिक श्राप बचाना चाहती हैं, जो संभावित हो जाएगा, तो वो अगले कम से कम 3 महीने तक वो प्रेगनेंसी यदि प्लान कर रही थी तो उसे टाल दें, आगे बढ़ा दें। ठीक बात। ये बहुत जरूरी है। इसके सिवा जिन लोगों को जीका हुआ है या आगे लग रहा है कि निकल सकता है, उनकी जांच वांच गई हुई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो बेहतर हो वो सारे जीका प्रिकॉशंस अपने साथ लेते रहें। मुझे नहीं मालूम कि इसकी हद जब फाइनली हमारे सामने आएगी तो क्या होगी, लेकिन जो भी हो ये शुभ संकेत नहीं है, न होता तो अच्छा होता। और नगर निगम की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि हमारा शहर साफ, लोगों की निगाह में इस वजह से चढ़े कि वहां नागरिक सुविधाओं का अभाव था, जल भराव था, जीका के लिए अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड थी, और ये कि हमने लोगों को उसका शिकार बन जाने दिया, उससे ज्यादा मुंह पे कालिख पोतने वाली कोई बात नहीं होगी। तो यदि अपनी कालिख बचाना चाहते हो तो शहर को सुधारो और जीका को आगे बढ़ने से रोको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलक। आपने बहुत अच्छे ढंग से और निश्चित रूप से, नगर निगम की जिम्मेदारी है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी मच्छर से बचें। और कैसे बचें और कितने अच्छे ढंग से डॉक्टर तिलक ने आपको बताया है। मुझे विश्वास है कि आप भी सतर्क होंगे और जरा मच्छरों से अपना बचाव करेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।